तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल उन्नति आईएएस पर। जैसा कि ये मध्यकालीन इतिहास का दूसरा भाग है जिस पर हम आज चर्चा तुगलक वंश से कर रहे होंगे। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जा कर के इस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप आगे की क्लास को समझ पाएंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो खां या खुसरो शाह, जो एक कन्वर्टेड व्यक्ति था। और कन्वर्टेड व्यक्ति इस्लाम ग्रहण करता है और उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो गाजी मलिक नाम का एक व्यक्ति इस्लाम खतरे में है का नारा देते हुए दिल्ली पर आक्रमण करता है, खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लेता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 तक चलेगा। और यह सबसे लंबा कार्यकाल है, मतलब ये सबसे लंबा कार्यकाल वाला वंश है, सबसे लंबा कार्यकाल है इस वंश का, याद रखिएगा। 5 राजवंश हमने बताए थे दिल्ली सल्तनत में, इसमें से जो तुगलक वंश है ये सबसे लंबा, सबसे बड़ा कार्यकाल है तुगलक वंश का। अब तो वो चीज आपको भी ध्यान में रखनी है कि तुगलक वंश क्या है, सबसे लंबा कार्यकाल है, इसका सबसे लंबा कार्यकाल है। गाजी मलिक सुल्तान नहीं बनना चाहता था, मतलब जब इसने पराजित किया खुसरो शाह को तो कहा जाता है कि ये सुल्तान नहीं बनना चाहता था। सेम परिस्थिति कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुई, वो भी कभी सुल्तान नहीं बनना चाहता था, परंतु अमीरों के दबाव में आकर के ये गद्दी पर बैठा बाई द नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक। और इसने उपाधि धारण की, मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही, और एक नया वंश स्थापित कर दिया, तुगलक वंश। अब दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने गाजी की उपाधि दी, इससे पहले गाजी की उपाधि किसने निर्धारण की थी? दिल्ली सल्तनत के पहले एक व्यक्ति हैं महमूद गजनवी, जिन्होंने गाजी की उपाधि भी धारण की थी, तो वो याद रखिएगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। 29 बार कहा जाता है मंगोलों का आक्रमण हुआ, मंगोलों को पराजित करके ही गाजी की उपाधि धारण की थी इन्होंने। एक नया शहर बसाया तुगलकाबाद, और भारत में नहरों का निर्माण करने वाला जो पहला शासक है वो भी कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। इसके बाद 1321 में इसने अपने पुत्र जौना खां के नाम पे वारंगल और जौना खां अपने पुत्र को वारंगल और तेलंगाना अभियान पर भेजा, जहां पर इसके पुत्र ने इन दोनों को जीत करके दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया, और इस वजह से इनका नाम बदल करके सुल्तान कर दिया गया। और बाद में जौना खां को उलुग खां की उपाधि दी गई, और जौना खां ही कौन है? एमबीटी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका पुत्र था, जो दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान, अभागा सुल्तान, बहुत नामों से जाना जाता है। तो गयासुद्दीन का खजाना खाली हो चुका था, क्योंकि अच्छा, क्यों खाली हो चुका था इसके पीछे एक कारण भी है, ये नीचे घटना लिखी हुई है कि एक सूफी संत हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत में, जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने 5 यहाँ पे 500 लिखा हुआ है, ये 5 लाख है, 5 लाख टंके उधार लिए थे खुसरो शाह से, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक, उससे 5 लाख टंके उधार लिए थे। अब उधार तो ले लिए, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही खुसरो शाह की मृत्यु हो गई। तो गयासुद्दीन तुगलक ने वो जो टंके उधार लिए थे उन्हें वापस करने का प्रावधान किया कि भैया आपने जो उधार लिया था वो धन वापस कर दो। औलिया ने बोला कि भैया जिससे हमने लिया था वो तो मर गया, अब जब लेने वाला देने वाला ही मर गया तो फिर हम पैसा किसको दें? तो गयासुद्दीन का कहना था कि भैया आपने लिया है दिल्ली सल्तनत से, तो दिल्ली सल्तनत के वारिसों को ही आप पैसा वापस करेंगे, सेम वैसे जैसे आपके पिताजी ने किसी को उधार दिया हो तो वो व्यक्ति उधार आपको चुकाएगा, है ना, मतलब उसके संतानों को। तो वही चीज यहाँ पर हुआ। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो एक उस समय के प्रसिद्ध संत थे, उन्होंने ये बात मानने से मना कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? बंगाल में विद्रोह हुआ 1324 ईस्वी में, बुगारा खां का विद्रोह, और इसका दमन करने के लिए गयासुद्दीन कहाँ गया? बंगाल गया। जब गयासुद्दीन 1324 में बुगारा खां के विद्रोह का दमन करने बंगाल जा रहा है, उसी समय औलिया ने एक भविष्यवाणी कर दी कि भैया जो आपका सुल्तान दिल्ली छोड़ के गया है ना बंगाल, ये वापस नहीं आएगा, मतलब ये सुल्तान आपका दिल्ली वापस नहीं आ पाएगा, रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप लोग अपने नए सुल्तान का चयन कर लीजिए। अब जाहिर सी बात है, धीरे से ये खबर गयासुद्दीन को पता चली। गयासुद्दीन ने बोला यार अभी हम जीवित हैं और तुमने हमारे जीते जी ये घोषणा कर दी कि ये व्यक्ति जो है ये वापस नहीं आएगा। तो गयासुद्दीन ने संदेश भिजवाया औलिया को कि जाइए और औलिया साहब से एक संदेश कहिएगा हमारा कि हमारे दिल्ली आने से पहले, जब तक सुल्तान दिल्ली पहुंचे उससे पहले
जो औलिया साहब हैं वो दिल्ली छोड़ दें। लेकिन औलिया ने भी जवाब में, तत्कालीन जवाब में कहा दिल्ली दूरस्थ, मतलब अभी आपके लिए दिल्ली दूर है। आप अभी बंगाल गए हैं, बंगाल गए हैं तो जाइए, वापस पहले दिल्ली आइए, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। और ऐसा कहा जाता है कि गयासुद्दीन जब दमन करने के बाद, विद्रोह का दमन किया, दमन करने के बाद जब वापस आ रहा था तो उलुग खां या जौना खां ने उसके लिए दिल्ली के बाहर, तुगलकाबाद शहर था दिल्ली के बाहर ही था, तो वहां पर एक महल बनवाया था, और वो महल था लकड़ी का बनवाया गया था। तो जब अंत समय आया तो ऐसा माना जाता है कि तुगलकाबाद के महल में गयासुद्दीन विश्राम करने लगा, लकड़ी का महल था, और रात्र में हाथियों के बिदकने के कारण वो महल गिर गया, जिसके कारण गयासुद्दीन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जो औलिया साहब की भविष्यवाणी थी वो सत्य हुई, और वो जो गयासुद्दीन है वो दिल्ली से बाहर निकलने के बाद वापस नहीं आ पाया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से लगा करके 1351 तक रहेगा। इसका नाम जूना खां, जौना खां या उलुग खां है। इसको विरोधों का मिश्रण कहा गया है, इतिहासकार ने इसको विरोधों का मिश्रण कहा है। क्यों उस समय का? क्योंकि ये सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था, मतलब प्रसिद्ध का मतलब आप ऐसे मान के चलिए काफी इतिहास में काफी प्रसिद्ध व्यक्ति है ये। क्यों? क्योंकि ये सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था और जनता इस समय की बिल्कुल अनपढ़ थी। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी ये व्यक्ति कुछ कहना चाहता था, कुछ करना चाहता था, तो जनता को समझ नहीं आता था कि सुल्तान क्या करना चाहता है। इसने अपने पूरे जीवन काल में कुल 5 अभियान किए: सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, खुरासान अभियान, कराचिल अभियान और दोआब में कर वृद्धि। पांचों के पांचों फेल हुए, उस समय फेल हुए, आज के हिसाब से नहीं। जैसे आज भी सांकेतिक मुद्रा का मतलब टोकन करेंसी। क्या होता है सांकेतिक मुद्रा? जब उस मुद्रा की उतनी वैल्यू ना हो जितने में वो बिक रही है। जैसे अभी आप मान करके चलिए कि 500 रुपए का नोट है, तो 500 रुपए के नोट की रियल वैल्यू 500 रुपए नहीं है। वहीं अगर आप एक सोने का सिक्का लेके आएंगे तो सोने के सिक्के की वैल्यू अगर मान लीजिए एज्यूम करके 2 लाख रुपए है, तो वो सिक्का वजन के अनुसार 2 लाख का है, न कि सिक्का 2 लाख का है। अगर आप उस सिक्के को तोड़ दीजिए या उसको पिघला दीजिए, फिर भी उसकी कीमत अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास होगी। इसे बोलते हैं वास्तविक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? जैसे 500 रुपए का नोट है, इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट 50-60 रुपए पड़ती होगी और भी कम पड़ती होगी, लेकिन जब इसमें भारत सरकार की मोहर लग जाती है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 500 रुपए। इसे बोलते हैं हम टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा। तो जी जो मुद्रा ये चला रहा है, आज हमारा पूरा विश्व उस मुद्रा पे चल रहा है, तो उस हिसाब से तो फेलियर था, लेकिन आज की डेट में ये फेलियर नहीं है। राजधानी परिवर्तन, ये भी हम बताएंगे क्यों हुआ। खुरासान और कराची अभियान, ये भी चर्चा करेंगे। दोआब में कर वृद्धि, आज भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। दोआब होता क्या है? मान लीजिए एक नदी इधर से जा रही, एक नदी इधर से जा रही, ये जो बीच का क्षेत्र है 2 नदियों के, इसे बोलते हैं हम दोआब। क्या बोलते हैं इसको हम? दोआब। अब होता क्या है एक्चुअल में कि जो इधर का क्षेत्र है और इधर का क्षेत्र है, यहाँ अगर आप कृषि करेंगे तो उत्पादन कम होगा, लेकिन दोआब में कृषि करेंगे तो उत्पादन क्या होगा? उत्पादन अधिक होगा। अब जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति उत्पादन ज्यादा करेगा तो उस पर टैक्स भी क्या लगना चाहिए? ज्यादा लगना चाहिए। ये व्यवस्था किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आज भी वही चलता है, जो व्यक्ति ज्यादा इनकम कर रहा है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। तो व्यवस्था आज वही चल रही है, बस उस समय के हिसाब से फेलियर था इतिहास के पन्नों के लिए। क्योंकि आज हम पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो आज हम उन्हीं पर गवर्न कर रहे हैं, उसी पर हम काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। बहुत योग्य था, बहुत पढ़ा लिखा था, खगोल शास्त्र, ज्योतिषी, गणितज्ञ था, बहुत बड़ा ये। लेकिन कहा जाता है कि ये दूरदर्शी नहीं था, मतलब जब भी ये कोई काम करता था तो बहुत छोटे समय के लिए बहुत दूर तक नहीं देख पाता था। जैसे अभी के आप विद्यार्थी जीवन में इन चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि आप ये नहीं निर्णय ले पाते हैं कि जो पढ़ाई है वो आपके लिए कितनी ज़रूरी है। अगर आप हर जगह से समय बचा के अपना समय पढ़ाई पे लगाएंगे तो आज आप हर चीज़ छोड़ रहे हैं। अब आप कहीं दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा रहे हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन यही जो पढ़ाई आप कर रहे हैं यही आगे चल करके आपको सफलता दिलाएगी और समाज में सम्मान दिलाएगी। ये दूरदर्शिता होती है, सबके साथ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एमबीटी के समय एक मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एक मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, वो भारत आया और इसने सती प्रथा का भयानक दृश्य का उल्लेख किया है। प्रश्न ये पूछा गया है। अगला, एमबीटी के द्वारा इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया गया। काजी इस्लाम का सबसे बड़ा धार्मिक अधिकारी होता है और इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रिहला या सफरनामा है, और इस पुस्तक में उसने दिल्ली को सबसे समृद्ध शहर बताया है। क्या बताया? दिल्ली को बताया कि भैया ये क्या है, दिल्ली क्या है? ये सबसे समृद्ध शहर है दिल्ली। ठीक है, विश्व का सबसे समृद्ध शहर क्या है? दिल्ली है। ये एमबीटी इब्न बतूता के द्वारा अपनी पुस्तक रिहला या सफरनामा में बताया गया है।
अभियान देख लीजिए। सांकेतिक मुद्रा मैंने बताया था, इसके समय तांबे का टंका और चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलता था। इसकी जगह पे कांसे की दुकानी मुद्रा चलवाई इसने। अब मुद्रा कैसी थी, एक कांसा की धातु है, उसको पिचका करके गोल कर दिया और वो मुद्रा बन गई, बस इतना सा था। अब उसमें कोई भी प्रमाणिकता नहीं थी, उसमें किसी भी प्रकार का स्टैंप नहीं था जो केवल राजसी हो या केवल दरबार से लग सकता हो। इस कारण क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में मुद्रा बनाने लग गया, जिस चक्कर में मुद्रा की, जैसे अपने यहाँ अगर कोई ऐसी बेसिक मुद्रा बना दी जाए तो नकली मुद्रा की भरमार हो जाएगी और उसका हर्जाना जो है वो सरकार को देना पड़ेगा। यही हुआ, सांकेतिक मुद्रा चलाई इसने और उसके बाद ये इसमें कोई मोहर या स्टाम्प नहीं थी, तो इस कारण से आसानी से लोग अपने घर में बनाने लगे। और इतिहासकार कहते हैं कि इस कारण हर हिंदू का घर क्या बन गया, टकसाल बन गया। अब जब अंततः सिक्के वापस करने पड़े तो सारे सिक्के एमबीटी को लेने पड़े और उनके बदले में चांदी और सोने के सिक्के देने पड़े, इस कारण उसका खजाना खाली हो गया। सांकेतिक मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन चीन में किया गया था, ध्यान रखिएगा इसको भी। आगे राजधानी परिवर्तन। अब दिल्ली सल्तनत में हो क्या रहा है कि तुगलक वंश के समय सबसे बड़ा शासन समय है, मतलब आप समझ लीजिए दिल्ली ऊपर है और जो इसका सबसे निचला राजवंश है वो नीचे है। अब यहाँ से यहाँ तक शासन व्यवस्था संभालना बड़ा मुश्किल था और विद्रोह बहुत होते थे। जैसे दक्षिण भारत में 27 विद्रोह हुए, उत्तर भारत में 7 विद्रोह हुए हैं। ये 7 विद्रोह भी कब होंगे, जब ये राजधानी यहाँ से यहाँ लेके आएगा। ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये इसका शासन साम्राज्य है यहाँ दक्षिण भारत का। तो इसने क्या किया कि अपनी राजधानी को दिल्ली से उठा करके यहाँ बीचों बीच सेंटर पे लगा दिया, जिसका नाम था दौलताबाद। क्या नाम था, दौलताबाद। कि भैया दिल्ली से तो हम इस वाले क्षेत्र से तो हम यहाँ तक चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ से ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं और नीचे भी कंट्रोल कर सकते हैं। कोई बुरा विचार नहीं था, लेकिन उस समय के हिसाब से ये दिक्कत हो गई इसको और इस कारण से ये काम भी क्या हो गया, फेल हो गया। क्योंकि इसके समय पर 23 सूबे थे और इन पूरे सूबों पर नियंत्रण करने के लिए इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेके गया। लेकिन जब फिर से उत्तर भारत में विद्रोह शुरू, अच्छा कारण क्या था ले जाने का, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहे थे। अब जब दक्षिण भारत का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाया इधर का, तो फिर विद्रोह उत्तर भारत में शुरू हो गए। इस कारण से इसको पुनः दौलताबाद से राजधानी दिल्ली लेके आना पड़ा। तो ऐसा माना जाता है कि इसके काफी सारे सैनिक राजधानी जाने में, मतलब दिल्ली से दौलताबाद जाने में, और काफी सारे सैनिक दौलताबाद से पुनः दिल्ली आने में मारे गए। इसके बाद खुरासान और कराची अभियान। ईरान और इराक में एक क्षेत्र है जहां पर जो क्षेत्र ईरान और इराक का एक बेसिक सा क्षेत्र है, खुरासान कहलाता है, बहुत संपन्न क्षेत्र था। वहां पे पता चला कि वहां का शासक काफी कमजोर है, तो एमबीटी ने वहां जा करके धन लूट करके अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने की युक्ति बनाई, की योजना बनाई। परंतु हुआ क्या कि यहाँ से जब वो सेना लेके तैयार हुआ, सेना बुलाई, सेना को पहले से 1 साल का अग्रिम वेतन दिया और जब चलने के लिए तैयार हुए, तभी अचानक से खबर आई कि वहां पर एक बहुत पावरफुल रूलर ने खुरासान पर अधिकार कर लिया है। मतलब अब अगर आप खुरासान जाते हो तो आपको विजय नहीं मिलेगी, और इस चक्कर में इस अभियान को भी बाद में क्या कर दिया गया, टाल दिया गया या रद्द कर दिया गया। कराची अभियान क्या था, कुमाऊं और हिमालय क्षेत्र में इसने जो उधर से क्षेत्र से आने वाले पर्वतीय क्षेत्रों में अभियान शुरू किया कि भैया अब इधर कुछ नहीं बच रहा, हम भारत में है ही है, तो हमारे पास उत्तर का क्षेत्र बच रहा है जो हिमालय क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र पर हम अभियान करेंगे। अब इसके लिए उन्होंने सैनिकों को विभिन्न जब वहां पहुंचे तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो सैनिक है वो मैदानी भाग से आ रहे हैं और उनको कार्य कहाँ करना पड़ रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो आ कहां से रहे हैं, मैदानी क्षेत्रों से, और जा कहां रहे हैं वो काम करने, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता, और यही हुआ, बीमारी और ठंड से बहुत सारे सेना मरने लगी, जिस कारण से एमबीटी को ये अभियान भी क्या करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। आगे आ जाइए, दोआब में कर वृद्धि। मैंने बताया था 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है और ये क्षेत्र क्या है, ज्यादा उपजाऊ है। तो ज्यादा उपज जहां पर हो रही वहां पे टैक्स ज्यादा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हुआ क्या, जैसे इसने यहाँ पे टैक्स लगाया वैसे ही यहाँ पे सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ने के कारण वहां की जनता बहुत ज्यादा परेशान हुई, लेकिन सैनिकों में इसका मतलब जो सैनिकों के पास था, सैनिकों के द्वारा जबरन कर वसूली किया गया। तो एक कहा जाता है कि जब पता चलता था कि 2 बीघे की फसल है उसमें जबरन इतना टैक्स देना ही पड़ेगा, तो किसान अपनी फसल ही जला देते थे कि भैया जब फसल ही नहीं रहेगी 2 बीघे की तो हमको टैक्स क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि जितना उत्पादन हो रहा है उससे भी ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो कहा जाता है काफी विद्रोह हुआ, किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। इतिहास की पहली घटना है जब किसानों ने खेती करना बंद कर दिया, और एमबीटी ने इस विद्रोह का बर्बरता से दमन भी किया, ये भी कहा जाता है।
इसके बाद दिल्ली सल्तनत में पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? एमबीटी के द्वारा किया गया। मतलब किसी भी धर्म को उसने ऊंचाई पर नहीं रखा, सभी धर्मों को एक समान माना। सबसे बड़ी पेड आर्मी मैंने बताया था, अग्रिम वेतन देने का प्रयास किया था, क्योंकि बताया था खुरासान और कराची अभियान वाला कंसर्न। तुगलकाबाद में स्वर्ण जनित ईंटों से इसने एक महल बनवाया था। सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास तो किया, लेकिन ये असफल रहा, सती प्रथा को समाप्त नहीं कर पाया। मैंने बताया इब्न बतूता जो था उसने सती प्रथा के, जो सती प्रथा उस समय की प्रचलित प्रथा थी, उसके दृश्य का वर्णन किया है। सती प्रथा के जो पहले साक्ष्य मिलते हैं वो एरण अभिलेख से मिलते हैं। प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है, ये गुप्तकालीन अभिलेख है ये। अब इस गुप्तकालीन अभिलेख में बताया गया है कि एक शासक थे भानुगुप्त, उनका सेनापति था गोपराज, और इसकी मृत्यु हुई थी, और इसकी मृत्यु होने के बाद इसकी जो पत्नी थी वो इनके साथ सती हो गई थी। तो ये शुरुआत थी इस समय की, जो पहली घटना में लिखित में मिलती है कि गुप्त काल में काम पहले हुआ। बाकी वर्बली अगर हम बातें, मतलब ऐसी बात माने जब हमें घटना की जानकारी नहीं मिल रही है, तो ऐसी चीजें बहुत बार हो चुकी थी पहले भी, जैसे द्रोणाचार्य हो गए और भी बहुत सारे लोग हैं प्राचीन समय में। इसके बाद शुरुआत में तो ये घटना मतलब आम बात थी उस समय, क्योंकि पत्नियों का एक ही धर्म होता था, पति परमेश्वर है तो पति नहीं तो फिर क्या ही उनके पास कार्य बचा, तो सती होना स्वाभाविक था। लेकिन कुछ समय के बाद ये घटना जबरन होने लगी और इसी का विरोध किया गया एमबीटी के द्वारा कि किसी के साथ जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। अगला, आधुनिक काल में समाज सुधारक हुए एक, जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। ठीक है, जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। इनके बड़े भाई थे, इनकी बड़े भाई की जब मृत्यु हो गई तो भाभी को ये बचा नहीं पाए सती होने से, तो काफी ज्यादा द्रवित हुए और फिर उन्होंने लगातार प्रयास किया, और इनके ही प्रयासों से 1829 में उस समय के वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। और इन्हीं एमबीटी के समय पर ही दक्षिण भारत का कंट्रोल धीरे धीरे खो रहा था, तो इन्हीं के समय 1333 ईस्वी के आसपास हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्तियों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, और दक्षिण भारत का सबसे पावरफुल साम्राज्य माना जाता है विजयनगर साम्राज्य। इसके टाइम पे एक विद्रोह भी हुआ है 1351 का, जिसे हम सिंध या थट्टा विद्रोह कहते हैं। अब इसी अभियान में एमबीटी की क्या हो गई? इस विद्रोह का दमन करते वक्त एमबीटी की मृत्यु हो गई, और इसका जो भतीजा था फिरोज शाह तुगलक, वो गद्दी पर बैठा और अगला सुल्तान बना। एक प्रश्न पूछा जाता है, होली पर भाग लेने वाला पहला सुल्तान कौन था? एमबीटी था। मैंने बताया आपको कि एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना चाहता था, किसी भी धर्म को ऊपर नहीं रखना चाहता था, सभी धर्म एक समान है, ऐसा। अगला, एमबीटी द्वारा दिल्ली में जहांपना और राय पिथौरा नाम के वो बसाए गए, निर्माण कराए गए। अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता बनवाई कि जब भी कोई अकाल पीड़ित व्यक्ति या किसान होता है, तो जब अगर उसके पास पैसा नहीं है तो हम उसे पैसा देंगे, नाम लिखा जाता था उन पर। अब इसकी मृत्यु जैसे हुई तो कहा जाता है, काफी कुछ इतिहास बदायूनी है जैसे, इन्होंने भी लिखा है कि लोग इस राजा से इतना ज्यादा परेशान थे कि गालियों भरे खत लिख करके इसके महल में डाल के चले जाते थे। अब जब ये मरा तो ऐसा लिखा बदायूं ने कि सुल्तान को जनता से और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, मतलब दोनों को ही एक दूसरे से मुक्ति मिल गई, ये आलम था कुछ इनका। एमबीटी के बाद जो अगला शासक बनेगा 1351 से 1388 तक, ये बनेगा फिरोज शाह तुगलक। उदारता के लिए इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, मतलब उदार व्यक्ति काफी था, लेकिन ये धार्मिक कट्टरता में बहुत आगे था, उदार भी था और धार्मिक कट्टरता में औरंगजेब से भी आगे था। मुगल काल के दो बादशाह आप आगे पढ़ेंगे, एक अकबर और एक औरंगजेब। अकबर के बारे में कहा जाता है उदार काफी व्यक्ति था ये, लेकिन औरंगजेब जो था वो धार्मिक कट्टरता के मामले में बहुत आगे था। तो ये दोनों का मिश्रण है, अगर उदारता के बारे में तो अकबर जैसा, धार्मिक कट्टरता के बारे में तो मैंने आपको बताया था। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम, जब 712 में यहाँ आया था। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के पहले आप लेक्चर देखिए, तभी आपको आगे का सेगमेंट समझ में आएगा। इसके बाद ब्राह्मणों पर भी लगा दिया गया, तो पूछा जाता है ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक कौन है? तो ये है फिरोज शाह तुगलक। और क्या काम किया इसने? जो ऋण संहिता थी, मैंने बताया था ना, जिन पे कर्ज होता था उनका नाम लिखा जाता था, तो वो खत्म करा दिया इसने। अगर कहा अगर 2 लाख करोड़ का कर्ज, टंकों का जो कर्ज, जैसे अभी आप देखते हैं सरकार हमारी कर्ज माफी करती किसानों की, ऐसा ही है, तो इसने किसानों का कर्ज माफ कर दिया, सभी प्रकार के कठोर दंड तक माफ करा दिए, यहाँ तक कि कोई अगर राजद्रोह करता था तो उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था, उसको भी माफ करा दिया कि भैया राजद्रोह कर रहा है, ठीक है, मारो नहीं, ठीक है, चलने दो, जान से मारने की जरूरत नहीं है। राजस्व सुधार किए,
24 बड़े करों को समाप्त कर दिया। और इसके टाइम पे जो बेसिक कर थे वो जजिया था, गैर इस्लामिक कर है, जकात जो केवल इस्लाम के लोगों द्वारा दिया जाता है, खुम्स जो सामान युद्ध में लूटा गया उसे खुम्स कहते हैं, खराज एक कृषि कर था। और इसने जो पहला कर लगाने वाला व्यक्ति था हब ए सर्ब, ये याद रखिएगा, इसी के द्वारा लगाया गया था। दिल्ली सल्तनत में सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन है? ये है आपका फिरोज शाह तुगलक, जिसने हब ए सर्ब नाम का एक सिंचाई कर लगाया था, ये मार्क करिएगा। अगला, फिरोज शाह तुगलक ये दिल्ली का पहला सुल्तान बनेगा जो इसने क्या किया था, हाँ नाम लगाया था, ये ध्यान रखिएगा। अगले, जनता के लिए इसने कई सारे काम किए, जैसे दासों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनवाया, दीवाने बंदगान। अब इसके लिए क्या किया गया, इनको कुशल बनाया जाता था, मतलब दास जो होते थे उनको खरीदा जाता था और फिर इनको ट्रेनिंग दी जाती थी अच्छे काम करने की, मतलब शासन व्यवस्था संभालने के लिए। अगला, रोजगार ब्यूरो, कोई व्यक्ति उसके साम्राज्य में बेरोजगार न रह जाए तो बेरोजगारों की सूची रखवाता था और फिर उनको उनकी योग्यता के अनुसार कार्य दिए जाते थे। कमजोर एवं गरीबों को दान देने के लिए भी दीवाने खैरात नाम का एक डिपार्टमेंट बनवाया। और इस विभाग के पास एक विवाह विभाग था जो गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी भी करवाता था। गरीब महिला और वृद्ध लोगों के लिए पेंशन का प्रबंध कराया, जिसे दीवाने इस्तिहाक कहा गया। और मुफ्त इलाज के लिए इसने दार उल सिफा नाम के एक डिपार्टमेंट का निर्माण कराया, जिसे मरीजों का इलाज और भोजन उनको फ्री में मिलता था। लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे हुई। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अगला, 5 शहरों की स्थापना की थी इसने अपने टाइम पीरियड में। हिसार फिरोजा हरियाणा में, फिरोजपुर पंजाब में, फतेहाबाद हरियाणा में, फिरोजाबाद यूपी में और जौनपुर यूपी में। और जौनपुर कई बार पूछा गया, क्यों बसाया गया, क्योंकि जौना खां याद है, इसका जो चचेरा बड़ा भाई था जौना खां, इसके लिए इसने जौनपुर बसाया था। और जौनपुर किस लिए फेमस हुआ बाद में आगे चलकर, मुस्लिम शिक्षा का केंद्र बना। पूरे भारत में सबसे अच्छी मुस्लिम शिक्षा का केंद्र जौनपुर रहा है और इसी कारण से इसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद या भारत का सिराज भी कहा जाता है। और अकबर जो थे, जौनपुर से ही अकबर को फतवा जारी किया गया था, याद रखिएगा, क्योंकि अकबर भी था एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी धर्म को ज्यादा मानता नहीं था और इस्लाम में कट्टरता प्राथमिकता होती है, इस कारण से अकबर के विरोध में फतवा जारी हो गया था। अगला, फिरोजाबाद, ये पांचवी दिल्ली के नाम से जाना जाता है और यहीं पर एक जगह है फिरोज शाह कोटला, यहाँ पे किले का निर्माण कराया था फिरोज शाह के द्वारा। ये फिरोज शाह कोटला मैदान नहीं है, ये फिरोज शाह कोटला जगह है जो फिरोजाबाद में है, एक महल बनवाया था, किला बनवाया था। अगला, इसने अपने वजीर को नियुक्त किया जिसका नाम था मलिक ए मकबूल। ये तेलंगाना के ब्राह्मण थे। इनको ऐसे पता भी चलता है कि धार्मिक कट्टरता के कितना विपरीत है। तो तेलंगाना के ब्राह्मण को इसने अपना वजीर नियुक्त किया और इनका वास्तविक नाम कुकनू था, ये भी आता याद रखिएगा। ब्राह्मण को अपना वकील बना रहा है ना, वजीर बना रहा है। अगला, खुतबा पढ़वाने का जो प्रथा थी उसने भी शुरू की कि सुल्तान के नाम को सभी लोग जोर जोर से पुकारते थे और उन सुल्तान के द्वारा उन सबको कपड़े गहने ये सब मतलब उपहार दिए जाते थे, खिलअते बोला जाता था इनको, वो बांटी दी जाती थी। तो ये प्रथा भी इसने चलाया, खुतबा वाला कॉन्सेप्ट भी है। अगला, अपने खुतबे में बहुत सारे योग्य जो राजा हुए दिल्ली सल्तनत के उन सब का नाम अंकित कराया है, जैसे इल्तुतमिश, रजिया, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, एमबीटी, इन सभी लोगों का नाम अंकित कराया। ऐबक का नाम अंकित नहीं था, ये बात जरूर रखिएगा कि खुतबा पढ़ते समय जब सभी योग्य शासकों में किसका नाम अंकित नहीं था तो वो ऐबक का है। आगे, जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत कराई इसने। सैनिकों और पदाधिकारियों को वेतन की जगह भूमि देने की शुरुआत की। ये वही प्रथा है जो इल्तुतमिश से शुरू की थी इक्ता व्यवस्था के नाम से, तो अब ये जागीरदारी व्यवस्था के नाम से शुरू हो रही है। उड़ीसा अभियान के दौरान इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वा दिया था। मैंने बताया धार्मिक कट्टरता वाला व्यक्ति है, तो हिंदू धर्म के सनातन धर्म के जितने भी स्थापत्य हैं उनको तोड़ेगा। कांगड़ा मंदिर को तोड़ा हिमाचल प्रदेश के, और 1 लाख सैनिक यहाँ पर मारे गए थे। संस्कृत अभिलेख थे यहाँ पे प्राप्त हुए कांगड़ा मंदिर पे, इसको नष्ट कराने से पहले इनका फारसी में अनुवाद कराया, उसके बाद इनको नष्ट करा दिया। और जो अभिलेख मिले हैं इनका जो अनुवाद कराया है उसका नाम है दलायल ए फिरोज शाही। तो पूछा जाएगा संस्कृत अभिलेख का फारसी में अनुवाद कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, किस नाम से, तो इसका नाम है दलायल ए फिरोज शाही। 1369 में बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल कुतुब मीनार की क्षतिग्रस्त हो गई, तो इसने चौथी मंजिल की मरम्मत कराई और 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। अशोक के 2 स्तंभ लेख थे। पहला
एक सेकेंड, हाँ, अशोक के दो स्तंभ लेख थे, एक टोपरा और एक मेरठ। इन दोनों को, टोपरा हरियाणा में है और मेरठ यूपी में है, वहां से उखड़वा करके इसने दिल्ली पहुंचवा दिया। सबसे पहले भारत में शिलालेख स्तंभ लेख लिखवाने की शुरुआत अशोक के टाइम पर हुई है, जिसमें से अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए हैं, 7 स्तंभ लेख लिखवाए हैं और 3 गुहा लेख लिखवाए हैं बराबर की गुफाओं में। आगे आ जाइए। दिल्ली में एक काली मस्जिद का निर्माण कराया और इसका दरबारी इतिहासकार था जियाउद्दीन बरनी, जिसने एक पुस्तक लिखी है तारीख ए फिरोज शाही। तो इसका जो दरबारी इतिहासकार है उसका नाम है जियाउद्दीन बरनी, जिसने एक पुस्तक लिखी है तारीख ए फिरोज शाही। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है फतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, स्वयं की आत्मकथा लिखी है इसने। 3 मुद्राओं का प्रचलन किया इसने अपने पूरे जीवन काल में, एक तो ससगनी, दूसरा अधा और तीसरा बिक। ये 3 मुद्राओं का प्रचलन किया फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान। अंतिम समय में सिंध एवं थट्टा का विद्रोह किया और यहीं पर इसकी 1388 में मृत्यु हो गई। मकबरा कहाँ था भैया? दिल्ली में इसका मकबरा बनाया गया फिरोज शाह तुगलक का। आगे 1388 से 1394 में कई सारे अयोग्य शासक आए तुगलक वंश के, जिन्होंने शासन व्यवस्था को संभाला। इसके बाद इसका जो अंतिम शासक आया नसरुद्दीन महमूद, जो 1394 से 1414 तक गद्दी पर बैठेगा। इसके ही समय पर तैमूर लंग का 1398 में आक्रमण होगा और जो तैमूर लंग का पुत्र है शहरुख खान और खिज्र खां, इन दोनों के प्रयास से ही इसको पराजित किया जाएगा और ये अपनी अधीनता स्वीकार कर लेगा। मतलब नसरुद्दीन महमूद पराजित होगा और अधीनता स्वीकार कर लेगा। तो 1414 में जैसे ही नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होगी तो सारे उत्तराधिकारियों की हत्या करके, जो खिज्र खां आया था ना जिसने तैमूर लंग की मदद की थी, खिज्र खां इनकी सबकी हत्या करेगा और एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम है लोधी वंश। आगे आ जाइए, सॉरी सैयद वंश, लोधी वंश तो बाद में आएगा। सैयद वंश 1414 से लगा करके 1451 तक का जो वंश है वो क्या है? लोधी वंश के नाम से। कुछ खास नहीं है, बहुत कम डेटा है लोधी वंश के बारे में। संस्थापक का नाम है 1414 से 1421 तक रहेगा ये, खिज्र खां है ये। सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, मैंने बताया था आपको दिल्ली सल्तनत में 2 शासक ऐसे होंगे जो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करेंगे। एक तो शासक रहे आपके ऐबक, जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, और इनके जब सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ दूसरा उपाधि धारण करेंगे। तो जब ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की तो उन्होंने उपाधि धारण की मलिक या सिपाह सालार की। वैसे ही जो सैयद वंश के शासक हैं खिज्र खां, जिस संस्थापक हैं, इन्होंने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो इन्होंने उपाधि धारण की रैयत ए आला की उपाधि धारण की। इसने सिक्के चलवाए और इसमें तैमूर लंग और सैरूप खान, मतलब तैमूर लंग जो राजा था और उसका पुत्र सैरूप खान, इन दोनों का नाम अंकित कराया। तो पूछा जा सकता है कि अपने द्वारा चलवाए गए सिक्कों में तैमूर लंग का नाम किसने अंकित कराया था? ये अपना खिज्र खां है। 2 अभियान किए, 1414 में दोआब में सैन्य अभियान किया और 1421 में अलप खां नाम के एक शासक को पराजित किया। बस इतना ही है और कुछ नहीं। इसके बाद 1421 में इनकी मृत्यु हो जाएगी और इनका पुत्र मुबारक शाह है जो अगला शासक बनेगा। मुबारक शाह के बारे में कुछ नहीं है। 1421 से 1434 तक का टाइम पीरियड है। अयोग्य व्यक्ति था, इस वजह से इसने अपना वजीर जो था वो बहलोल को अपॉइंट किया और सब कुछ जो उठा के है वो बहलोल को दे दिया और इसे खाने जहां की उपाधि दी। तो बहलोल को अपना वजीर बनाया और इसे खाने जहां की उपाधि दी। इसके बाद इसकी मृत्यु हुई 1434 में, तो इसका पुत्र मोहम्मद शाह अगला शासक बनेगा। अब उसने क्या किया, शासक पर बनते ही, वे भी अयोग्य व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है अयोग्यता एक तरह से पतन का पहला कारण होती है। तो अयोग्य व्यक्ति है तो बहलोल को इसने अपना पुत्र घोषित कर दिया। यहाँ पे इसके पिता ने बहलोल को अपना वजीर घोषित किया था, इसने अपना पुत्र ही घोषित कर दिया कि भैया यही हमारा पुत्र है और यही आगे सारी व्यवस्था संभालेगा। तो संपूर्ण व्यवस्था बहलोल के हाथों में आ गई। इसके बाद मोहम्मद शाह का जो वास्तविक पुत्र था अलाउद्दीन आलम शाह, ये 1445 से 1451 तक राजा बना। और संपूर्ण शासन काल में मैंने बताया कि बहलोल तो ऑलरेडी पावर में था ही, सारी पावर इसके पास थी, ये मात्र नाम मात्र का शासक था। जब कोई काम नहीं है तो फिर भोग विलास में आप लग जाएंगे, तो भोग विलास में लग गया और अपने अंतिम समय पर इसने क्या कह दिया, बहलोल के द्वारा इसकी हत्या कर करके क्या कर दी गई, इसकी हत्या की गई और स्वयं गद्दी पर बैठ गया बहलोल लोधी और एक नया वंश की स्थापना कर दी बहलोल लोधी ने। कौन सा? लोधी वंश। और ये क्या भैया, लोधी वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। लोधी वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का क्या है, अंतिम वंश है। 1451 से 1526 तक का जो टाइम पीरियड है इसे हम लोधी वंश के नाम से जानते हैं, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कहा जाता है। अंतिम राजवंश है। संस्थापक बहलोल लोधी, मैंने बताया था। पूरे जो खिज्र खां के बाद जितने भी शासक आएंगे सैयद वंश में, सभी का जो वारिस था या जो
पावरफुल व्यक्ति था, या जिसने सैयद वंश की शासन व्यवस्था संभाल रखी थी, वो बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी का टाइम पीरियड 1451 से 1489 तक था। इसने क्या क्या किए हैं? बहलोली सिक्के चलवाए, टंके के 1/20 भाग के बराबर था जो बहलोली सिक्के चलवाए वो। और ये सिक्का अभी शुरू कर रहा है बहलोली सिक्के, और कब तक चलेगी ये? तो अकबर के समय तक चलती रहेगी। बहलोल के बाद आपके सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, सूरवंश, अकबर, तो कितना दूर तक जाएगा इसके जो सिक्के अभी चलवा रहा है बहलोली सिक्के। जौनपुर को इसने अंतिम रूप से क्या किया? दिल्ली सल्तनत का भाग बनाया। ये वही जौनपुर है जिसे मुस्लिम शिक्षा का केंद्र माना जाता है। इसके बाद सिकंदर लोदी, जो इस वंश का सबसे योग्य व्यक्ति है, 1489 से 1517 तक लोदी वंश का शासक बनेगा। ये दूसरा व्यक्ति है ये लोदी वंश का। इसके ही टाइम पीरियड में वास्को डिगामा भारत आया था 20 मई 1498 को। कहां पर आया था? तो कालीकट के कप्पक डाबू बंदरगाह पर आया था वास्को डिगामा, और इसका स्वागत किया था उस समय वहां के शासक जमोरिन के द्वारा। और कहा जाता है काफी कुछ वो हुआ था इन दोनों के बीच में, क्योंकि जमोरिन जब का ये वास्को डिगामा भारत आया तो ये गए, क्योंकि जमोरिन एक ट्राइबल व्यक्ति था। तो जब उसके पास पहुंचा, जमोरिन पहुंचा तो अपने कुल देवता के मंदिर लेके गया। तो वास्को डिगामा को ऐसा लगा कि जमोरिन भी एक तरह से ईसाई व्यक्ति है। इससे काफी कुछ कंफ्यूजन हुआ था उसको, बाद में चीजें क्लियर हो गई थी। अगला, सिकंदर लोधी के द्वारा भूमि मापने के लिए एक यंत्र चलाया गया, या एक भूमि मापन का वो चलाया गया जिसे बोलते गज ए सिकंदरी। इसके बाद पुर्तगाली यात्री आ ही चुका था इसके ही टाइम पे, ठीक है। वास्को डिगामा 1498 में जमोरिन ने इसका स्वागत किया, और राजपूत पर नियंत्रण रखने के लिए इसने एक नगर बसाया था सिकंदराबाद के नाम से 1504 में, जिसे आज हम आगरा कहते हैं। तो आगरा शहर की भी स्थापना भी सिकंदर लोधी के द्वारा की गई, और बाद में इसी आगरा को 1506 में अपनी राजधानी बनाया। ताकि देखो, अब दिल्ली है, और दिल्ली के इधर अगर आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे राजस्थान आएगा आपको, और यहाँ पर राजस्थान में राजपूत, राजस्थान और गुजरात का भी कुछ क्षेत्र मान लो, गुजरात आज का वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, तो इन क्षेत्रों में राजपूतों का शासन था। अब दिल्ली से नहीं संभाल सकते तो दिल्ली के नीचे एक शहर बसाया आगरा, यहाँ से इन दोनों क्षेत्रों को क्या किया? कंट्रोल करने का प्रयास किया इसके द्वारा। हिंदुओं को त्योहार मनाने पर रोक लगा दी गई। नागरकोट के मंदिर को तोड़वाया गया सिकंदर लोधी के द्वारा। मुस्लिम स्त्रियों को मजार जाने पर रोक लगा दी गई, है ना। और मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ये भी इसी के द्वारा किया गया था। संस्कृत में एक पुस्तक थी औषधि शास्त्र, उसका उस पुस्तक का फारसी में अनुवाद कराया। मैंने बताया कि जितने भी ये शासक आएंगे उनका एक बेसिक सा काम रहा है अपने पूरे शासन के दौरान, कि जितने भी अच्छी चीजें हैं सनातन धर्म की उन सब का फारसी में अनुवाद कराना, और फिर बाद में उस पुस्तक या उस धार्मिक ग्रंथ को नष्ट कर देना। तो फरंगे सिकंदरी नाम से इसने क्या किया? जो औषधि शास्त्र की पुस्तक थी संस्कृत भाषा की, उसका इसने अनुवाद कराया फारसी भाषा में। अगला, ये एक खुद कवि भी था, तो गुलरुखी नाम से क्या करता था? कविताएं लिखता था। और खाद्यान्न पर लगने वाले कर को इसने क्या किया? समाप्त कर दिया। चुंगी कर था, खाद्यान्न पर लगने वाला कर था चुंगी कर, उस चुंगी कर को समाप्त कर दिया। इसके बाद इसका एक सहयोगी था बादल सिंह, तो अपने सहयोगी के नाम पर इसने एक किले का निर्माण कराया, बादलगढ़ किले का निर्माण कराया। और 1517 में इसकी मृत्यु हो गई, और इसका मकबरा आगरा में है, क्योंकि आगरा शहर की स्थापना ही इसने कराई थी। इसके बाद इसका एक पुत्र था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, वो गद्दी पर बैठा। अयोग्य व्यक्ति है ये। इसके द्वारा 1517 से 1526 तक रहेगा, और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। ये आपका अंतिम राजवंश है। कौन सा अंतिम राजवंश है? लोदी वंश। कौन सा भैया? लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजवंश है वो लोदी वंश है, और जो आप इब्राहिम लोदी देख रहे हो ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है। मैंने शुरू में ही बताया था कि दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक होगा उसका नाम होगा इब्राहिम लोदी। अयोग्य व्यक्ति है, ये बात याद रखिएगा। 1517 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, घटोली का युद्ध, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा लड़े। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, और राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ, इसके बाद लोदी के शासन का जो क्षेत्र था वो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था, वहीं तक सीमित रह गया, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति है, ज्यादा विस्तार साम्राज्य का कर नहीं पाया। दिल्ली के शासन के हटाने के बाद राणा सांगा, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी के द्वारा बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया गया। क्यों? ताकि वो चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को हराया जाए, और इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली की गद्दी को खाली कराया जाए, और उसके बाद ये तीनों व्यक्ति अपने अपने
उसमें थे कि अगर राणा सांगा सोच रहे थे कि जैसे ही इब्राहिम लोदी हटेगा हम दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे, उनके जो चाचा थे वो सोच रहे थे कि भैया जैसे ही ये हटेंगे हम गद्दी पर बैठेंगे। और जब तीन तीन लोगों के द्वारा एक साथ निमंत्रण दिया गया बाबर को, और उस समय बाबर की हालात भी बहुत खस्ता थे, इस चक्कर में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो बाबर का 5वां आक्रमण है भारत पर। पहला नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पहला आक्रमण नहीं है, ये 5वां आक्रमण है भारत पर। तो ये 5वां आक्रमण करेगा भारत पर, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होगा, और इब्राहिम लोदी की हत्या की जाएगी बाबर के द्वारा। और इसके साथ जहां और युद्ध स्थल पर मरने वाला जो पहला दिल्ली सल्तनत का व्यक्ति है वो इब्राहिम लोदी है, इसकी हत्या की जाएगी। और हत्या के बाद एक नए राजवंश का उदय होगा जिसका नाम है मुगल वंश। क्या नाम है भैया? मुगल वंश, जो आपका 1526 से लगा करके ये आपका 1857 तक जाएगा, पूरा टाइम पीरियड। इसको भी हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, 1526 से 1707, जिसमें हम औरंगजेब तक चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे बाबर की, हुमायूं की, सूरवंश की, अकबर की, जहांगीर की, है ना, शाहजहां की और औरंगजेब की। और यहाँ पर 1707 से लगा करके 1857 तक, जो 1857 का टाइम पीरियड ये वाला, यहाँ पर हम पढ़ रहे होंगे मुगलों का पतन। क्या पढ़ रहे होंगे भैया? मुगलों का पतन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हाँ, जो पानीपत का युद्ध है पूरा विस्तृत चर्चा हम अब मुगल काल में ही करेंगे। तो ये हो गया आपका ये पूरा समाप्त हो गया। अब आपका शुरू हो जाएगा यहाँ से क्या? मुगल वंश। तो ये आपका आज दूसरा पार्ट भी समाप्त हो रहा है।